ठीक है। अवर टुडे टॉपिक इज अवर एनवायरनमेंट। देखो एनवायरनमेंट में क्या होता है कि एनवायरनमेंट में कोई भी चीज़ आती है, कुछ भी आता है, वो सब एनवायरनमेंट में आता है। तो चाहे उसमें लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो। ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, देखो लिविंग थिंग्स में सिंपल सी बात है कि हम आते हैं, एनिमल्स हो गए, वो आते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में जो ट्रीज हो गए, सनलाइट होगी, एयर होगी, ये सब आते हैं। तो क्या देखो एनवायरनमेंट में क्या होता है कि ये जो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये आपस में इंटररिलेट होती हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। जैसे हम डिपेंड है इनके ऊपर। जैसे कि हम बात करें तो हम नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर हम डिपेंड हैं। हम जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वैसे हम फूड लेते हैं, सन की एनर्जी है। तो ऐसा है कि हम मतलब कि जितनी भी चीज़ें हैं पूरे अर्थ में जो मिलकर एक एनवायरनमेंट बनाते हो। एनवायरनमेंट में क्या है कि जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब आपस में, वो जितने भी क्रिएचर्स हैं, कोई भी चीज़ है, वो सब आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है और इंटर रिलेट होती है। वो अब बात करते हैं देखो एनवायरनमेंट की। तो एनवायरनमेंट में दो चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने पहले बताया मैंने को कि टू थिंग्स होती हैं, जैसे कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हम बायोटिक एलिमेंट्स बोलते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हम अबायोटिक एलिमेंट्स बोलते हैं उनको। ठीक है, बात समझ आ गई ना। एनवायरनमेंट में दो चीज़ें होती हैं, देखो बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में कौन आते हैं? लिविंग थिंग्स, और अबायोटिक में आती हैं नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे बायोटिक में एग्जांपल देखो, जैसे ट्रीज हो गए, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, बाकी जितनी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए हैं, जितनी भी चीज़ें जो कि लिविंग्स में आती हैं वो, ठीक है, वो सारे बायोटिक लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे। और अबायोटिक में कौन है? जो नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग जैसे देखो सन है, एयर है, सॉइल है, वाटर है, प्रेसिपिटेशन है, वेदर फिनोमिना है, ये सब के सब अबायोटिक में आते हैं ये। ठीक है, ये जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, हमारा एनवायरनमेंट एक जैसे एटमॉस्फेयर होता है, जैसे उसकी एक थिन लेयर होती है, वैसे एनवायरनमेंट है, ये बहुत सारी चीज़ों को मिलकर बना हुआ है। ये सब की सब चीज़ें जितनी भी हैं एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं और इंटर रिलेट हैं ये। ठीक है, इसमें तो पता लगे कि लिविंग थिंग्स में कौन कौन आती हैं इसमें। उसके बाद देखो ये जो बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स हैं ये आपस में इंटररिलेट होते हैं आपस में ये। ठीक है, और दोनों में आपस में इनकी बहुत सारी इनकी आपस में बहुत इंटरेक्शंस करते हैं ये, कि जब भी बायोटिक अबायोटिक एलिमेंट्स या फैक्टर्स कहीं पे भी होंगे वो आपस में इंटररिलेट भी होंगे, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करेंगे वो। जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि मान लो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे सॉइल में है, को जैसे कि अर्थवॉर्म है। तो ये अर्थवॉर्म क्या है? अर्थवॉर्म क्या करता है कि जब मिट्टी में नीचे होता है ना, तो ये मिट्टी में चलता रहता है, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे को ये मूव करता रहता है ये। ठीक है, तो ऊपर की मिट्टी, नीचे की मिट्टी ऊपर जाता है और ऊपर की जो मिट्टी है उसको नीचे ले जाता है ये। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उसमें जितनी भी सॉइल्स की जो फर्टिलिटी होती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं वो। ठीक है, और क्या करते हैं कि जब ये इसकी मूवमेंट होती है, तो जैसे मान लो कोई भी सॉइल है वो काफ़ी टाइट है, वो बिल्कुल, उसमें बिल्कुल एयर के लिए जगह नहीं है, तो जब वो मूव करेगा तो उसमें स्पेस बना देगा। उस स्पेस से क्या होगा कि जो भी कोई वेजिटेशन होगी, जैसे कोई ट्रीज होगा या कोई भी ग्रास होगी, तो उसकी जो रूट्स है उसको थोड़ा स्पेस मिल जाता है उसको ब्रीथ करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसलिए मैंने बताया कि जो हमारी ट्रीज हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं वो। ठीक है, तो जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अर्थवॉर्म है जब ये मूव करता है लैंड में, तो ये थोड़ा स्पेस बना देता है, जिससे कि ट्रीज की जो रूट्स होती हैं या फिर किसी भी ग्रास की हैं, किसी भी चीज़ की जो रूट्स हैं, रूट्स तो वो किसकी होती है? वेजिटेशन की होती हैं। तो वो क्या करते हैं कि उसको ब्रीथ करने के लिए स्पेस बना देता है वो, जिससे कि उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसको मिल जाते हैं उसको। ठीक है, तो जो बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स हैं ये आपस में ये इंटरेक्ट भी करते हैं आपस में रह के। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है कि अब बात करते हैं कि एनवायरनमेंट हो गया, तो एनवायरनमेंट में चेंजेस क्या क्या आई हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में चेंजेस कैसे आ सकते हैं? जैसे हम भी कुछ चेंज लाते रहते हैं हम भी, जैसे जो लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग हैं, उनके कारण भी चेंजेस होते रहते हैं इनके। अब देखो जो एनवायरनमेंट में चेंज आते हैं वो सीजन्स की वजह से होते हैं। वो सीजन्स कैसे होते हैं? देखो जैसे कि एक ट्रीज़ है, उसका भी एक अपना प्रोसेस है, उसका ट्रीज़ का भी प्रोसेस है कि वो पहले उसमें पत्ते होंगे, फिर वो पत्ते झड़ेंगे, वो फिर वो थोड़ी देर ऐसे रहेगा, उसके बाद फिर पत्ते आएंगे, तो उसका भी एक प्रोसेस है वो। ठीक है, जिसमें कि एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है। जैसे ही देखो फ्लावरिंग होगी कि फूल आ रहे हैं, फिर फूल झड़ रहे हैं, वैसे बियरिंग ऑफ फ्रूट्स, अभी फ्रूट्स लगे हैं फिर बाद में फ्रूट्स नहीं है। वैसे बहुत सारे फैक्टर ऐसे कि जो एनवायरनमेंट में चेंजेस लाते हैं। वो चेंजेस कैसे होते हैं? सीजन के हिसाब से वो चेंजेस होते हैं। जैसे कि मैं बात करते हैं कि जैसे ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स है कि एक सीज़न में ये लगा रहे हैं, फिर उसको लगा रहे हैं, फिर उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर लैंड को वैसे छोड़ रहे हैं, उसके बाद फिर लगा रहे हैं हम। तो ये सारे के सीजन्स हैं एनवायरनमेंट में, ये सीजन्स के हिसाब से चेंजेस होते हैं जो कि एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं
कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, कि अब इस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो भी कोई चीज़ है जो कि हम देख पा रहे हैं आसपास हमारे, सब एनवायरनमेंट में आती हैं, तो वो उनको डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं वो। जैसे कि सबसे पहले देखो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में क्या आएगा, एक नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आएगा, जैसे कि हमारा लैंड हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं हमारे पास ये। और बाकी देखो ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है कि जैसे कि अब हम हैं या जैसे मैं हूँ, तो मेरे आसपास कितने लोग रह रहे हैं, कैसे लोग रह रहे हैं, क्या मेरा रिलीजन है, क्या मेरा सोशल लाइफ है, क्या मेरी पॉलिटिकल लाइफ है। ठीक है, वो सब ये सारी चीज़ें ह्यूमन एनवायरनमेंट आती हैं कि मेरा कितना दायरा है, ये वो सारा एनवायरनमेंट वो आता है ये। ठीक है, उसके बाद है कि ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या है कि जो मैंने बनाया है मैंने वो, ठीक है, जो मैंने कुछ भी बिल्ड किया है मैंने वो। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में क्या क्या आएंगे, एक नेचुरल एनवायरनमेंट आएगा, ह्यूमन एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या है, तो नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या है कि जो बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल कंडीशंस में ही वो रहेंगे वो। ठीक है, तो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो बायोटिक और अबायोटिक मैंने बताया है कि बायोटिक होता है लिविंग थिंग्स और अबायोटिक होता है नॉन लिविंग थिंग्स। देखो जब ये दोनों साथ में मिलकर रहेंगे, जब ये अपनी नेचुरल कंडीशन में रहेंगे मिलके ये, ठीक है, उसको हम बोलेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट बोलेंगे हम इसको। ठीक है, और ये क्या है कि जैसे ये रहेंगे, जिस फॉर्म में ये होंगे वैसे ही रहेंगे। इसमें ह्यूमन का इसमें कोई भी मतलब कि ऐसा कोई चीज़ नहीं होगी जिससे कि वो चेंज करेगा, मतलब उसका कोई हैंड नहीं होगा कि उसको चेंज करे वो। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ है वो उसी फॉर्म में मिले हमें, जिस फॉर्म में वो है उसी फॉर्म में हमें मिले, तो हम उसको बोलेंगे कि वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में ही रह रही है वो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखते हैं कि ह्यूमन एनवायरनमेंट। देखो ह्यूमन एनवायरनमेंट के जैसे मैं अपनी बात करता हूँ या आपकी बात करते हैं कि देखो क्या है कि आप क्या, जैसे मैं क्या इंडिविजुअल है, ठीक है, मेरा एनवायरनमेंट मेरी फैमिली है, फिर मैं कौन सी कम्युनिटी में रहता हूँ, मेरा रिलीजन क्या है, मेरी सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ क्या है जैसे। ठीक है, तो वो मेरा ह्यूमन एनवायरनमेंट है वो, कि मेरे आसपास मैं कौन हूँ, मेरे आसपास क्या है, मेरे आसपास क्या हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो एनवायरनमेंट है। जैसे मैंने अपनी बात की, आपकी बात की कि मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरी फैमिली है, कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, किस कम्युनिटी में रहता हूँ, मेरा रिलीजन क्या है, सोशल क्या है, मेरी सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लाइफ क्या है मेरी। ठीक है, तो वो मेरा एक अपना एनवायरनमेंट है, मेरा एक वो। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम थर्ड वाले की, जो कि है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, कि अब ह्यूमन है उसने क्या क्या बनाया उसने। ठीक है, वो उसका जैसे कि उसने बिल्डिंग्स बनाई हैं, पार्क्स हैं, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं और भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जो मतलब कि ह्यूमन ने एनवायरनमेंट बनाया अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने रहने के हिसाब से बनाया वो। ठीक है, वो भी एक एनवायरनमेंट ही है एक वो भी ना, जिससे कि मतलब हम किसी से इंटरलेट कर रहे हैं हम। मतलब एनवायरनमेंट में ऐसा है कि एनवायरनमेंट सिर्फ सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि एनवायरनमेंट में किसी जगह पे कोई भी चीज़ रह रही है, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, वो आपस में रह रहे हैं, आपस से इंटरलेट कर रहे हैं। ठीक है, आपस में इंटरलेट करें और दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं वो। ठीक है, और अपनी लाइफ वो स्पेंड कर रहे हैं। देखो जैसे ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट की बिल्डिंग्स बनाई हैं रहने के लिए, पार्क्स हैं, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे क्या है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट हैं ये। ठीक है, उसके बाद देखो बात करेंगे सबसे पहले जो हमने देखो हम कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की, उसमें हमने देखा कि नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। जो फर्स्ट वाला है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है, उसमें नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया आपको कि नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आएगा। देखो एक लैंड होगी हमारे पास, वाटर होगी, एयर होगी, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो नेचुरल एनवायरनमेंट में कौन से 4 टाइप्स आएंगे हमारे, सबसे पहले आएगा लिथोस्फीयर, फिर हाइड्रोस्फीयर, उसके बाद एटमॉस्फेयर और फिर बायोस्फीयर। सबसे पहले बात करेंगे हम लिथोस्फीयर की। देखो लिथो मीन्स से समझना चाहिए कि चाहे अगर एल से स्टार्ट हो रहा है तो एल से मीन्स की लैंड। ठीक है, लिथोस्फीयर बोलेंगे कि जिस लैंड पे हम रह रहे हैं, अर्थ पे जो लैंड है वो। ठीक है, अब देखो लिथोस्फीयर में लैंड, देखो लैंड कहाँ पर है, जो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है। अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी हमारी, वो है क्रस्ट वो। ठीक है, जो क्रस्ट है उसी को हम लैंड बोलेंगे, वहीं पे हम रह रहे हैं हम। ठीक है, और इस क्रस्ट में, इस लिथोस्फीयर वाले में क्या आता है इसमें, देखो इसमें देखो लैंड भी है जहाँ पर हमारी सॉइल है, जैसे फर्टाइल, इनफर्टाइल सॉइल वो भी है, या फिर बैरन लैंड है, वेस्ट लैंड है, वो सब आ रहा है। वैसे देखो उसमें ओशन है, ओशंस भी कहाँ पे हैं, ओशन भी एक्चुअली में है तो लैंड के ऊपर ही है ना वो, ऐसे बाहर तो कहीं भी नहीं है तो वो लैंड के ऊपर ही हो, जैसे ओशंस हैं और कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे। ठीक है,
अब ये जो लिथोस्फीयर है हमारा, जिसको हम लैंड बोलते हैं हम, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है हमारे अर्थ की, वो क्या प्रोवाइड करती है हमें? वो हमें प्रोवाइड करती है थिन लेयर ऑफ फर्टाइल सॉइल। ठीक है, फर्टाइल सॉइल हमें प्रोवाइड करती है जिसमें कि हम एग्रीकल्चर करते हैं, जिसके ऊपर हम, ठीक है, जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? देखो फर्टाइल सॉइल के ऊपर एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे फ्रूट्स हम वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, हमें क्या स्पेस प्रोवाइड करता है? वो बिल्डअप के लिए मीन्स हमें रहने के लिए घर प्रोवाइड करता है कि हम किसी लैंड के ऊपर हम घर हम बना सकें हम। ठीक है, वैसे देखो हमें देखो स्पेस तो हमें प्रोवाइड कर दिया। अब जो स्पेस हमें प्रोवाइड किया है, जिसको हम टेरेन बोलेंगे, टेरेन मीन्स कि कोई भी स्पेस है, मतलब कि जैसे कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे प्लेटूज है, ठीक है, वो वाला टेरेन। कहीं पे मतलब सीधी सी बात करें तो कहीं पे प्लेन है, कहीं पे ऊपर खापड़ा रफ रोड है वहाँ पे, ठीक है, कि वो टेरेन कैसा, वो भी हमें क्या लिथोस्फीयर ही हमें वो प्रोवाइड कर रहा है हमें वो। ठीक है, टेरेन फॉर्म देखो हमें क्या थिन लेयर ऑफ फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड की हमें लिथोस्फीयर ने। ठीक है, लिथोस्फीयर मीन्स लैंड, हमें ये प्रोवाइड किया इसने थिन लेयर ऑफ फर्टाइल सॉइल, बिल्डअप के लिए स्पेस किया जहाँ हम घर बना सकें। और उसी जो हमें प्रोवाइड किया है उसमें जो हमारा टेरेन है वो कैसा है? ऊपर नीचे ऊपर खाबर सा, जिसको हम डाइवर्स लैंड फॉर्म बोलते हैं। कहीं पे हिली एरिया है, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे प्लेट्यूज है, कहीं पे वाटर आ गया है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम, जो हमारी सेकंड वैली है वो है हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर देखो हाइड्रो मीन्स जहाँ पे भी हाइड्रो वर्ड आएगा कि मीन्स हाइड्रो मीन्स आएगा वाटर। ठीक है, हाइड्रो मीन्स ही वाटर होता है। ठीक है, अब हाइड्रोस्फीयर हम क्या देखेंगे? वाटर बोला है तो वाटर के बारे में हम स्टडी करेंगे हम। ठीक है, तो कि हाइड्रोस्फीयर में क्या सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है, कि हमें वाटर हमें पानी हमें कहाँ से मिलता है, हमें हमारे पास सोर्सेज क्या क्या है वो। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास जो कौन कौन से सोर्सेज हमारे पास वाटर के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज। ठीक है, जिसमें क्या आ जाती है हमारे पास रिवर्स होगी, हमारी लेक्स हो गया, ओशन हो गया, पॉन्ड्स हो गया, या जिसको हम वेल बोले, ट्यूबवेल बोले, ग्राउंड वाटर बोले जिसको हम, कि हमें किस तरीके से हमें जो वाटर हमें अवेलेबल हो रहा है हमें। ठीक है, जो वाटर है हमारा वो असेंशियल फॉर ऑल, मीन्स कि जो वाटर है वो असेंशियल है सभी के लिए, वो सभी के लिए ज़रूरत है उसकी, चाहे फिर लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, सबके लिए चाहिए होता है। ठीक है, देखो असेंशियल हमारे लिए कैसे है कि हम तो देखो ड्रिंक करते हैं, हम नहाते हैं, धोते हैं, ठीक है, हमारे लिए असेंशियल, हम पीते भी हैं उसको, ठीक है, सब कुछ करते हैं। ठीक है, और बाकी ट्रीज़ के लिए भी ज़रूरी है वाटर वो। ठीक है, सॉइल के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी एग्रीकल्चर कैसे प्रोड्यूस, हम क्रॉप्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे बिन सॉइल के हम। ठीक है, जैसे राइस के लिए ज़्यादा पानी लगता है, वीट के लिए कम लगता है, लेकिन लगता तो है। ठीक है, वो इसलिए कह रहे हैं कि असेंशियल फॉर ऑल। ठीक है, अब बात करें हम कि मैंने कहा कि देखो लिविंग थिंग्स के लिए वो असेंशियल है, अब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कैसे असेंशियल है? अब मान लो कि अब हम घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो अगर हमने कंक्रीट उसको तैयार कर रहे हैं हम, तो अगर हम सीमेंट डाल दिया हमने, तो सीमेंट में वाटर तो डलेगा, तभी तो मजबूत होगी, इसकी नींव मजबूत आएगी वो। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि असेंशियल फॉर ऑल। ठीक है, और देखो अब क्या है कि आजकल क्या करते हैं कि देखो असेंशियल है हमारे लिए, और हमें किस किस फॉर्म में मिल रहा है, जैसे रिवर हो गया या लेक्स होगी, ओशन हो गया। ठीक है, लेकिन अब क्या करते हैं कि अब ह्यूमन बींग्स की आदत है कि कुछ करेगा, अच्छा करेगा तो बुरा भी करेगा वो। ठीक है, तो क्या करेगा कि वो ऑल वेस्ट, जितना भी वेस्ट हमारा निकलता है सब पानी में डाल देते हैं वो। ठीक है, उसी के कारण से क्या है कि हमारी जो 40% ऑफ रिवर्स हैं वो हमारे लिए अनफिट होगी मीन्स कि हम उस वाटर को हम अनफिट फॉर, ठीक है, हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, हमारे लिए यूज़ करने अनफिट है हमारे लिए वो। देखो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि इंडस्ट्री लगी है, तो हम क्या है कि उसका जितना भी वेस्ट होगा सब हम डाल देंगे, हम वाटर में डाल देंगे। ठीक है, हम अपने घरों का जितना भी वेस्ट निकलता है, जो हम सीवरेज पाइप वगैरह कुछ भी लगाते हैं, ठीक है, जहाँ से हम बर्तन वगैरह धोते हैं, कपड़े धोते हैं, सब हम पानी में डाल देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, हम वाटर को हम वो पोल्यूट ही कर रहे हैं हम वो। ठीक है, तो हमें क्या है कि हमें ये ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें वाटर को पोल्यूशन होने से रोकना चाहिए, और इसको पोल्यूट हमें नहीं करना चाहिए। हमें उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं कि हम कैसे कैसे वाटर को हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले कि जो हमारा रेन वाटर है, देखो रेन वाटर का मीन्स क्या है कि किसी एरिया में, जगह में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है वहाँ पे वो। ठीक है, तो वो बेचारे क्या करते हैं कि वो काफ़ी किलोमीटर तक वो दूर जाते हैं, वहाँ से पानी लेकर आते हैं वो। ठीक है, जैसे कि राजस्थान के लिए डेजर्ट वाला एरिया है, कई एरिया में तो जैसे मान लो कि अब ड्रॉट ही पड़ गया है, तो कहाँ से लाएंगे बेचारे को। ठीक है, तो क्या है कि हमें वाटर को हमें पोल्यूट होने से रोकना है, और हमें उसको सेव भी करना है हमें उसको। ठीक है, सेव कैसे करेंगे? रेन वाटर को, देखो वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है, वाटर शेड मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें उसको वाटर को पोल्यूट होने से बचाना है, ताकि हम उसका अच्छे से यूज़ करें और ऐसे वेस्ट ना करें हम। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम एटमॉस्फेयर की। अब देखो एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर सिंपल वन थिन लेयर ऑफ एयर,
जो एयर की सिर्फ एक थिन लेयर है, और ये कहाँ पे है, वो अर्थ पे है, ठीक है। और अर्थ को तो पता ही, अर्थ कहाँ पे, अर्थ सोलर सिस्टम में है, ठीक है। और क्या कारण है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर हम बोल रहे हैं थिन लेयर ऑफ एयर, इसका एक फैक्टर ये भी है कि जो वो एयर है, वो थिन लेयर बनी है, वो अर्थ में ही क्यों रहती है, वो बाहर क्यों नहीं चली जाती है वो, ठीक है। तो स्पेस में क्यों नहीं चली जाती, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ कारण है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशन है वो उसको जोड़ के रखता है, उसको कहीं जाने नहीं देता है वो, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर थिन लेयर ऑफ एयर है, ठीक है। उसमें देखो ये भी एटमॉस्फेयर का किसी न किसी चीज़ों को लेकर बना ही है। तो मेनली जो है ये वैसे बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है। उसमें सबसे पहले कौन कौन सी गैसेस आ रही है, देखो सबसे पहले N2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें आर्गोन भी है इसमें, जिसको जो कि 1% है वो, ठीक है। अब बात करें एटमॉस्फेयर की, देखो नाइट्रोजन कितनी है हमारे पास, नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन कितनी है 20%, और ये कितनी है 0.03%, और आर्गन कितनी है 1%, ठीक है। ऐसे और बहुत सारी गैसेज जिसमें मीथेन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, वो भी बहुत सारी गैसेज है इसके, ठीक है। और ये देखो एटमॉस्फेयर क्या करता है, हम उसके बाद कि जो सन से जो यूवी रेज आती है, यूवी रेज होती है अल्ट्रावायलेट रेज वो, ठीक है, उसको क्या अर्थ पे आने से वो प्रिवेंट करता है, वो प्रिवेंट करता है मीन्स कैसे प्रिवेंट करता है वो, कि स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर है जिसको कि ओजोन लेयर बोलते हैं जिसको, ठीक है। वो क्या करती है कि वो यूवी रेज को अर्थ पे आने नहीं देती है वो, ठीक है। जिसके कारण देखो इससे क्या होगा, अगर यूवी रेज अगर अर्थ पे आ जाती है तो उससे क्या होगा कि उससे स्किन कैंसर वगैरह काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो लग जाएंगी वो, ठीक है, जो कि अनफिट है वो ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। यूवी रेज अर्थ पे आ जाएंगी तो क्या होगा, मैक्सिमम हमारे स्किन कैंसर हो जाएगा हमें, ठीक है। तो जो ओजोन लेयर है, जो का फॉर्मूला O3 है, ठीक है। तो जो ओजोन है उसको वो प्रिवेंट करता है ये एटमॉस्फेयर वो, ठीक है। ओजोन लेयर कहाँ पे हमारे पास, एटमॉस्फेयर में ही है वो, ठीक है। तो ये प्रिवेंट करता है यूवी रेज को वो, और एटमॉस्फेयर क्या थिन लेयर ऑफ एयर है वो। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की, देखो अब एटमॉस्फेयर में क्या है कि एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है आजकल के ग्लोबल वार्मिंग इशू, बहुत नया इशू आ गया है कि, ठीक है, काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है कि अर्थ में जो गैस मैंने आपको पहले बताई ना, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ये क्या है कि ये इंक्रीज हो रही है अर्थ के एनवायरनमेंट में वो, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है वो, ठीक है। और इंक्रीज किस कारण से हो रहा है वो, ये CO2 कहाँ से आ रही है, देखो ये CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कहाँ से रिलीज होती है, ये रिलीज होती है जैसे ऑटोमोबाइल्स की जो एग्जॉस्ट करते हैं ये, ठीक है, वहाँ से आती है CFC। बाकी इंडस्ट्री से हैं, हम कोई चीज़ बर्न करते हैं जैसे कोल वगैरह बर्न करते हैं तो वहाँ से CFC वगैरह चीज़ें आ रही हैं वो, ठीक है। जिसके कारण क्या हो रहा है, जब ये अर्थ के एनवायरनमेंट में इनकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। किस कारण से हो रहा है, जो हम CFC और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम रिलीज कर रहे हैं, ये कहाँ से रिलीज कर रहे हैं, जो ऑटोमोबाइल की जो एग्जॉस्ट करती है, धुआं वगैरह निकालते हैं वो, ठीक है। अब जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है वो, अगर हम कोल को बर्न करते हैं हम, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जिससे कि CFC इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे, देखो सबसे पहले हमने देख लिया हमें लिथोस्फीयर, उसका देखा हाइड्रोस्फीयर, फिर देखा एटमॉस्फेयर, उसके बाद हम बात कर रहे हैं बायोस्फीयर की। देखो बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर देखो नैरो जोन ऑफ द अर्थ, जहाँ पर लैंड, वाटर, एयर ये तीनों जहाँ पर मिल रही हैं। अर्थ पे एक ऐसी जोन होगी जहाँ पे लैंड मतलब लिथोस्फीयर, वाटर मीन्स हाइड्रोस्फीयर, एयर एटमॉस्फेयर, जहाँ पर ये तीनों चीज़ें जहाँ पर मिलेंगी। देखो जैसे बात करते हैं कि जैसे कि हमारा ये लिथोस्फीयर है, सिर्फ एग्जांपल के लिए लिथोस्फीयर है, और ये हमारा वाटर है जिसको कि हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, और ये हमारा एटमॉस्फेयर। अब जो ये वाला पोर्शन बच रहा है ना, जहाँ पे तीनों चीज़ें आके मिल रही हैं यहाँ पे ऐसे को, इसको हम बायोस्फीयर बोलेंगे, जहाँ पर ये तीनों चीज़ें जहाँ पर क्या है मीट कर रही हैं ये, ठीक है। ऐसे वाला पोर्शन होगा जो जहाँ पर ये तीनों चीज़ें, कोई एक ऐसा स्पेस होगा अर्थ पे जहाँ पर ये तीनों चीज़ें होंगी, नेचुरल फॉर्म में होंगी ये तीनों चीज़ें, वहाँ पर होंगी वो, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है जहाँ तीनों मीट कर रही हैं ये, ठीक है, तीनों चीज़ें होंगी, उसमें सिर्फ एक एक्सटर्नल चीज़ होगी, ये नेचुरल फॉर्म होगी, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो सिर्फ बाहर से आएगी, वो क्या है, बाहर से क्या आएगा, जो हमारी सनलाइट है, वो सिर्फ एक एक्सटर्नल चीज़ है, बाकी सब वो नेचुरल फॉर्म में ही होती है, ठीक है। तो बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर सिंपल मीन्स में नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर मीट्स, ठीक है, इज नोन एज बायोस्फीयर, ठीक है। अब देखो बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर होता है, देखो मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर मीट कर दी है, ठीक है। अब ये बायोस्फीयर क्या करता है,
देखो ये सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम और क्लोज सिस्टम होता है ये, ठीक है। सेल्फ रेगुलेटिंग अपने आप चलेगा और क्लोज सिस्टम होगा, लेकिन जो मैंने पहले बताया कि एक एक्सटर्नल चीज होगी जो बाहर से आएगी, वो होगी सनलाइट, जो कि आउटर सोर्स होगा, ठीक है। और ये देखो जो हमारा ये बायोस्फीयर है, ये बायोस्फीयर लैंड, वाटर और एयर मिक्स, ठीक है। ये जो बायोस्फीयर है, ठीक है, ये जो एक सिस्टम है, ये पूरा एक सिस्टम है जो कि सेल्फ रेगुलेटिंग है, अपने आप चल रहा है, ठीक है। और बाहर से एक सोर्स आएगी, जो मैंने पहले बताया मैंने आपको कि जो सनलाइट है वो एक्सटर्नल सोर्स है वो, ठीक है, जो कि इसको रेगुलेट करेगा इसको, क्योंकि सनलाइट एक एसेंशियल है, एक वो किसी भी रेगुलेशन अगर अर्थ में रहना है एनवायरनमेंट में, वो एक सेल्फ एनवायरनमेंट। क्यों सनलाइट क्यों है? अगर सनलाइट नहीं होगी तो जो अर्थ पे जो वेजिटेशन है, जो ट्रीज वगैरह, वो अपना खाना कैसे बनाएंगे, वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे वो, ठीक है। और वैसे बात करें कि जो बायोस्फीयर है हमारा, ये इसमें जो सनलाइट है वो आउटर सोर्स होता है, और ये क्या होता है, ये हाई टू फ्यू किलोमीटर, एक बहुत बड़ा एरिया भी हो सकता है, एक थोड़ा सा छोटा सा एरिया भी हो सकता है, ठीक है। और अर्थ के बिलो अर्थ के सरफेस के नीचे भी हो सकता है। और इवन साइंटिस्ट ने ये भी फाउंड किया है कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी डार्क वाले एरिया, ऐसे पॉइंट है जहाँ पर है, वो डार्क वाले पॉइंट कहाँ पे, जो हमारे ओशंस के नीचे हैं, वहाँ पर भी ये फाइंड हुए हैं कि माइक्रोब्स वहाँ पे रह रहे हैं, और वहाँ भी उनका एक अपना बायोस्फीयर, एक अपना इकोसिस्टम वो बना रहे हैं वो, ठीक है। तो बायोस्फीयर कहाँ हो सकता है? देखो सनलाइट आउटर सोर्स होगा, हाई टू फ्यू किलोमीटर, बहुत सारे किलोमीटर से लेकर थोड़े से किलोमीटर में हो सकता है, बिलो अर्थ सरफेस हो सकता है, और इवन डार्कनेस पॉइंट मतलब ओशंस के काफी गहरे नीचे भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम जो कि इसमें बायोस्फीयर में ही आएगा, वो क्या है, वो इकोसिस्टम, वो ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है कि कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स हैं, जिसको कि हम बायोटिक बोलते हैं हम, ठीक है, बायोटिक एलिमेंट्स बोलते हैं, बायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं हम, ठीक है। वो क्या है कि वो अपने एनवायरनमेंट में रहेंगी और आपस में इंटररिलेट होंगी, वो उसको हम क्या बोलेंगे, वो उसका इकोसिस्टम है वो, ठीक है। जैसे बात की कि जहाँ मैंने पहले बताया बायोस्फीयर में तीनों चीज़ें मिलेंगी, वहीं पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे, उस एनवायरनमेंट में रहेंगे और आपस में वो इंटररिलेट होंगे, आपस में इंटररिलेट करेंगे और एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट होंगे वो, ठीक है। उस चीज़ को हम बोलेंगे कि उसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की देखो सिंपल मीन्स की डेफिनेशन क्या है, इंटररिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन देयर एनवायरनमेंट में, ठीक है, इन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट में, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलकर रहेंगे कहाँ पे, अपने एनवायरनमेंट में रहेंगे और एक दूसरे से इंटररिलेट होंगे वो, ठीक है। और ये देखो क्या करेंगे, देखो जो इंटररिलेशन क्या होता है, देखो इंटररिलेशन होगा मतलब कि वो हेल्प करेंगे किसमें, रेगुलेटिंग एनर्जी न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। मतलब कि सिंपल वर्ड में बोलें तो एनर्जी न्यूट्रिएंट मतलब कि उसको लाइफ स्पेंड करने के लिए वो उसमें हेल्प करेंगे वो, ठीक है। अब देखो